एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में किसी अनडिज़ायरेबल मटेरियल का ऐड हो जाना, जिसके कारण उसकी प्रॉपर्टीज़ में एडवर्स इफ़ेक्ट आ जाता है, चेंज आ जाता है। और वो एजेंट जो कहता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कॉज करते हैं, उन्हें हम पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। पोल्यूटेंट्स केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, और वो कहता है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इन्वायरमेंट में डाले जा सकते हैं, और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हार्मफुल इफ़ेक्ट दिखाते हैं। अब हम जहाँ तक देखते हैं पोल्यूशन कितने तरह का होता है। पोल्यूशन कई तरह का हमें देखने को मिलता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अब हम धीरे धीरे एक एक पोल्यूशन को जो है स्टडी करेंगे। तो पहले हम पोल्यूटेंट्स देख लें। पोल्यूटेंट्स क्या है? हमने देखा कि वो अनडिज़ायरेबल मटेरियल है, ठीक है, जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस हो गए, लेकिन उनकी लिमिट जो है वो परमिटेड लिमिट से ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण विजिबल जो डिटीरियस इफ़ेक्ट हैं वो दिखने लगे हैं इन द इनहेबिटेंट, रहने वाले जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म। पोल्यूटेंट जो है वो आर्टिफिशियल सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, पीसीबी है, ठीक है। नेचुरल हो सकते हैं, जैसे कि मोल्ड हैं, एलर्जन हैं, जो ट्री से, या वीड्स हैं या ग्रासेस हैं, ठीक है, जो कि एयर में बाय नेचर जो है वो आ रहे हैं। ऑयल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। टू टाइप ऑफ पोल्यूटेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। अगर वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली एंटर हो रहे हैं तो उनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। अगर वो किसी केमिकल रिएक्शन के बाद जो है एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो उनको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें आप प्राइमरी में हम ले सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और सेकेंडरी में हम कहते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलती है तो एक रिएक्टिव एजेंट बन जाता है पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट जो है वो कहता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं और बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, जो कहता है कि कभी टूटते नहीं हैं, कांट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर हार्मलेस सिंपलर सब्सटेंस, जैसे डीडीटी, पॉलीथीन, प्लास्टिक, मर्क्यूरी, पेस्टिसाइड, आर्सेनिक, लेड, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, जो कहता है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और फिर सेकेंड टाइप के होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो कहता है टूट जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, जैसे कि फूड, बचा हुआ खाना है, कॉटन, वूल, वुड, एनिमल वेस्ट हैं, ठीक है, जो नेचुरल मटेरियल से बना, जैसे पेपर है, वो सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि एक दिन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ कहते हैं स्लोली डिग्रेडेबल होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, यानी कि वो धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं और काफ़ी सालों तक वो एग्जिस्ट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो धीरे धीरे जो है अपना इफ़ेक्ट उनका, और उसमें कहता है बहुत लंबा टाइम, मिलियन, बहुत सारे मैनी ईयर्स जो है वो कवर कर लेते हैं। अब है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है वो क्या है, कंटेमिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय हार्मफुल केमिकल और बायोलॉजिकल मटेरियल, और ये कहता है वर्ल्ड की सबसे मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको ये पिक्चर में प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी दिखा रखे हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये डायरेक्टली जो हमारे व्हीकल है वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। सेकेंडरी जो है, जो आपस में इनकी रिएक्शन हो गई और बन गया है, जैसे नाइट्रोजन पेरोक्साइड बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, ठीक है, तो इस ओजोन बन गई, ये हमारे जो हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गए। अब एयर पोल्यूटेंट में आप देखेंगे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, लेड, स्मोक, मर्क्यूरी, ये बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट जो है
प्रेजेंट हैं। अब एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ कौन क्या हैं? कहता है वो अब हमें पता है एयर पोल्यूशन दो तरह के हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल फॉर्म में है और गैसियस फॉर्म में है। जो सस्पेंडेड पार्टिकल फॉर्म में है वो कहता है एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, उसके अंदर वो रिलीज़ हो जाते हैं और वो लाइक डस्ट हैं, शूट्स हैं, फ्लाई एशेज़ हैं, ठीक है। ये सब जो हैं हमें एयर में मिलती है और ये ज़्यादातर कहाँ से निकलती हैं? जो इंडस्ट्रियल चिमनीज़ हैं, जहाँ पर फॉसिल फ्यूल जो हैं वो यूज़ होते हैं, या माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर डस्ट जो है या फ्लाई एशेज़ जो हैं वो बाहर निकलते हैं। और ये कहता है इनका साइज़ आप देखेंगे 0.001 to 500 माइक्रोमीटर डायमीटर में हो सकते हैं। अब कहता है इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, स्टोन क्रशिंग है, मेटलर्जी इंडस्ट्रीज़ है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, लाइक टेक्सटाइल वूल है, वहाँ पर क्या है कि जो रॉ मटेरियल है उसमें से जो डस्ट पार्टिकल हैं वो एयर में रिलीज़ हो जाते हैं। फ्लाई ऐश देखेंगे, जो थर्मल पावर प्लांट हैं जहाँ पर कोल बर्निंग और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कोयला जो है वो जलाया जाता है, उसमें भी वो फ्लाई ऐशेज़ या वुड है, ऐसी वुड है जिसमें से जो यूँ कह लो जो डस्ट होती है या जो फ्लाई ऐशेज़ है वो ज़्यादा निकलते हैं, स्मोक ज़्यादा निकलती है, तो ऐसे भी एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। लेड है या अदर मटेरियल है, ठीक है, जो जैसे कि पेट्रोल के अंदर क्या है, एंटी नॉक एजेंट के रूप में हम टेट्रा इथाइल लेड जो है वो डाला जाता है, जिसके कारण इंजन जो है स्मूथ वर्क करता है, किसी तरह की साउंड जो है वो नहीं देता और लाइफ जो है उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो ऐसे मटेरियल भी एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। गैसियस में आप देखेंगे तो कहता है एग्रीकल्चर जो है वो 80% मीथेन रिलीज़ करता है, 90% अमोनिया जो है वो रिलीज़ करता है। इसके अलावा कहता है जो हमारी मर्करी, लेड, डाइऑक्सिन, बेंजीन जो कि मोस्ट इमिटेड है ड्यूरिंग गैस, जहाँ पर गैस या कोल की कंबशन हो रही है या इंसिनरेटिंग हो रहे हैं, जहाँ पर क्या होता है जो हमारे डोमेस्टिक जो डिस्चार्ज है या हमारा जो वेस्ट है उसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर उसको हीट कर दिया जाता है, जिसके कारण जो ऐश या फ्लाई ऐशेज़ जो है वो बच जाते हैं, वो जो हमारा वेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मीथेन आप देखेंगे कि हमने देखा एग्रीकल्चर से मीथेन निकलती है। मीथेन जो है वो कहता है ग्रीन हाउस गैस, स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है, और हमें पता है स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, जो कि हीट को ट्रैप कर लेती है इन्वायरमेंट से, जिसके कारण टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। बैक्टीरिया के गट में कहता है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके गट में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो भी कहता है मीथेन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ हैं, लैंडफिल्स हैं, नेचुरल गैस सिस्टम है, वो भी कहता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन जो है एयर के अंदर ऐड करता है। थर्मल पावर प्लांट हैं जहाँ पर सल्फर कोल जो है वो बर्न होता है, वो भी कहता है ग्रीन हाउस गैसेस में ऐड करता है। व्हीकल है, कहता है जो ट्रांसपोर्टेशन में है, जहाँ पर गैसोलाइन जिसमें बेंजीन बहुत ज़्यादा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जिनको हम PAH भी बोल देते हैं। हाउस होल्ड बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो घर में फ्यूल जलाया जाता है। नेचुरल डिज़ास्टर, कहता है जो बायोलॉजिकल डिके है, वोल्केनिक रिलीज़ है, नेचुरल सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें जो है वो नेचुरली भी एयर में ऐड होती है, ठीक है। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, उसमें भी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में ऐड हो जाती है। अब इन सब से क्या आ रहा है, इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। आपको पता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो क्या है, जिसमें कहता है कि जो प्लैनेट radiation from planet atmosphere warm up the surface temperature of the earth, ठीक है। दिस अब यहाँ पर कहता है, आप पिक्चर में देखेंगे कि ये सन है, यहाँ से रेज जा रही हैं, ये रेज कहता है कुछ रेज जो हैं वो जाती हैं जो हमारी
एटमॉस्फेयर है उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि वो वापस जो है आउट ऑफ एटमॉस्फेयर चली जाती हैं। कुछ जो है आप देखेंगे जाती हैं, अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ रेज जो हैं वो कहता है डायरेक्टली जो है अर्थ के जो सरफेस है वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण सरफेस जो है वो वार्म अप हो जाता है, हीट अप हो जाता है। अब कहता है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है जो एटमॉस्फेयर को पास करती हैं, वो कहता है ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और उसमें क्या है उसको रीएमिट कर देती है इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि चारों तरफ उस हीट को जो है वो रीडायरेक्ट कर देती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर और लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो जो है राइज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं जो कहता है इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं? मीथेन नंबर 1 पर आती है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सल्फेट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रेट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं कहता है ये प्लैनेट में एटमॉस्फेयर में की एनर्जी को ऑल डायरेक्शन में रेडिएट कर देते हैं, यानी कि हीट जो है वो चारों तरफ फैला देती है। अब कहता है जो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग्स है, फॉरेस्ट की कटिंग है, डिफॉरेस्टेशन, ये सब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ा देते हैं। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, क्योंकि हमें पता है फॉरेस्ट अगर नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं होगी, तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो वो क्या कॉज, वो फर्दर जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कोज करते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग हम जानते हैं कि ये टेम्परेचर राइज हो रहा है, चाहे वो अर्थ का सरफेस का है, चाहे वो ओशन का है, चाहे वो एटमॉस्फेयर का है, और इसका जो प्राइमरी जो रीज़न है, जो कॉज है, वो ग्रीन हाउस गैसेस है। अगर हम इफ़ेक्ट देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग का, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अर्थ के सरफेस को टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, उसको वार्म कर रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, वाटर इवेपोरेट हो रहा है। जितना ज़्यादा वाटर इवेपोरेट हो रहा है उसके बाद उतनी प्रेसिपिटेशन भी हो रही है। ठीक है, अब कहता है जब वार्म टेम्परेचर और बढ़ता है तो क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लग जाते हैं। अब प्रेसिपिटेशन भी बढ़ गया, क्योंकि इवेपोरेशन बढ़ गया तो प्रेसिपिटेशन बढ़ गया, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होने लग गए, आइस जो है वो मेल्ट होने लग गई, तो क्या हुआ, जो सी लेवल का वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो गया, जिसके कारण फ्लड है। ठीक है, वो उसका खतरा बढ़ गया। अब कहता है जब चेंज इकोसिस्टम में भी चेंज ले आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हमारे जो फिजिकल इन्वायरमेंट को नहीं, हमारे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को भी चेंज कर देते हैं। अब कहता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ स्पीसीज होती हैं जो उस हायर टेम्परेचर में रह सकती हैं। ठीक है, अदर स्पीसीज जो नहीं रह सकती वो क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, और कुछ जो है फ्लोरिश कर जाती हैं, कुछ ख़त्म हो जाती हैं, तो इकोसिस्टम जो है जहाँ का बायोटिक कंपोनेंट है वो चेंज हो गया। ठीक है, अब कहते हैं कुछ क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स में भी क्या है कि हाइट इंक्रीज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बढ़ती है वो ग्रो करने लग जाती हैं। ठीक है, और वाटर को मोर एफिशिएंटली यूज़ करने लग जाती हैं। लेकिन कुछ हैं जो नहीं इस कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकती, वो ख़त्म होने लग जाती है, जिसके कारण वही प्लांट कम्युनिटी का भी जो बायोटिक कंपोनेंट है वो चेंज हो जाता है। अब इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन कहता है कि अगर हम एयर पोल्यूशन का इफ़ेक्ट देखते हैं तो वो हमारी क्रॉप्स को, एनिमल्स को, फॉरेस्ट को, बॉडीज़ ऑफ वाटर सबको जो है वो डैमेज कर रहा है। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर का हमें पता है वो हमारे अर्थ को अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। ठीक है, ये कहता है अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो एसिड रेन के चांसेस हैं। अब एसिड रेन अगर बारिश के साथ एसिड आने लग जाएगा तो क्या होगा,
जो प्लांट्स हैं, जो सॉइल है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, वो सब जो हैं वो उनमें डैमेज होना शुरू हो जाएगा, उनमें डिग्रेडेशन हो जानी शुरू हो जाएगी। अब कहते हैं एयर पोल्यूशन ऑल्सो कॉज हेज, जो धुंध हो जाती है, यूट्रिफिकेशन, जो पानी के अंदर अगर फॉस्फेट है, नाइट्रोजन है, उनका कंपोनेंट बढ़ जाता है तो उसके कारण जो फिशेस हैं वो मरने लग जाती हैं। ग्लोबल क्लाइमेट का चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज होने से क्लाइमेट भी चेंज हो गया कि जो समर सीज़न थे वो बड़े होने लग गए, विंटर सीज़न कम होने लग गए। ठीक है, हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन जो है वो कहता है हार्ट जो हेल्थ इफेक्ट पे भी असर करता है, जैसे आइज़ हैं, नोज़ हैं, थ्रोट इरिटेशन है, हेडेक है, एलर्जिक रिएक्शन है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन हो गया। अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हैं तो लंग कैंसर, ब्रेन डैमेज, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, हार्ट डिजीज़ एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। अब आता है ओजोन होल क्या है और कोज एंड हार्म क्या है इसके। अब हमने देखा कि जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या होता है, जो हमारी एक ओजोन की लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ तक नहीं आने देती, वो जो है डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें कहता है जो हमारी ओजोन की लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, वो कहता है अर्थ सरफेस को एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। क्लोरीन ऐसा केमिकल है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होता है, जो रेफ्रिजरेटर, हमारे एयर कंडीशनर, फायर एक्सटिंग्विशर, एरोसोल, इनके अंदर होता है, वो कहता है हमारे ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है। क्लोरीन जो है वो कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, वो ओजोन के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती है इनटू ऑक्सीजन, जिसके कारण ओजोन की अमाउंट कम हो जाती है, तो वो जो एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उसको रोक नहीं पाती और वो रेडिएशन जो है अर्थ की सरफेस तक पहुंचने लग जाती है। अब कहता है कि यही ओजोन की जो रिडक्शन है, जो शील्ड है, अम्ब्रेला है आर्कटिक एंड आर्कटिक रीजन में, वो भी देखने को मिला है। और ये जो रिडक्शन ऑफ ओजोन है एक पर्टिकुलर जगह में है, अब ये कहता है यूनिफॉर्म रिडक्शन नहीं हो रहा, कुछ एरिया में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कुछ में कम दिखाई दे रहा है। जहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है उसको हम ओजोन होल का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये कहता है यूवी रेडिएशन जब अर्थ सरफेस पे पहुंचती है, जिसके कारण सनबर्न, कैटरैक्ट इन आईज, ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी और फॉरेक्स एक्सेट्रा जो हैं, ये हार्मफुल इफेक्ट जो है वो दिखाई देते हैं। और इसीलिए कहता है मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो अमेंड हुआ था 1990 में, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनका फेज जो है एकदम कम कर दो, आउट कर दो उस फेज को जो कि हमारे ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है। फिर आता है स्मोक, ये भी आपको पता है, इसको हम ग्राउंड लेवल ओजोन बोलते हैं। जैसे एक हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन की लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ऐसे ही कहता है स्मोक को एक जोली नेम है, ये ग्राउंड लेवल ओजोन बोलते हैं। ठीक है, व्हेन कहता है एमिशन फ्रॉम कंबशन ऑयल, जो फॉसिल फ्यूल है उनको जब हम जलाते हैं तो वहाँ से जो भी स्मोक निकल रही है, स्मोक वो कहता है सनलाइट में, ठीक है, और फोग के साथ कंबाइन होकर स्मोक बना लेती है। अब ये कहता है दो तरह की हो सकती है, क्लासिकल स्मोक हो सकती है, फोटोकेमिकल स्मोक हो सकती है। क्लासिकल स्मोक जो है वो कहता है ब्राउन स्मोक होती है, ब्राउन कलर की होती है, जो कहता है डेवलप फ्रॉम स्मोक, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, H2S, SO, मतलब कि ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब ये मेन जो है सल्फर के कारण इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है। दूसरे होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक, ये कहता है येलोइश कलर की होती है और ये कहता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसके कारण सेकेंडरी पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं, जैसे परऑक्सी असाइल नाइट्रेट, पैन बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड और फिनोल, जिसके कारण इसका कलर जो है वो येलोइश हो जाता है।
स्मोक कहता है आइज़ को इरिटेट करती है, थ्रोट को इरिटेट कर देती है, डैमेज द लंग्स। और पीपल जो कहता है एक्सरसाइज आउटसाइड या चिल्ड्रन सिटीज़न, जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, हमारी आइज़ में या थ्रोट में जो है वो इरिटेशन कर देता है। और कहता है जो एलर्जिक पीपल है, जिनको एलर्जी है या जिनको अस्थमा है, उनके ऊपर ये बहुत ही वर्स इफ़ेक्ट जो है वो डालता है। अब एयर पोल्यूशन के इतने सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करना और प्रिवेंशन कि क्या प्रिवेंटिव मेज़र लें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको बिल्कुल रोका नहीं जा सकता, ठीक है, तो उनको हम कंट्रोल करें और उनको अपने आप को कैसे प्रिवेंटिव मेज़र लें कि हम एयर पोल्यूशन से बच सकें। तो कहता है इंडोर एयर पोल्यूशन है, जिसमें कहता है घर के अंदर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, या हम बहुत सारे केमिकल स्प्रे करते हैं, चाहे वो एंटी रेपेलेंट हैं या वो हमारे माउस रेपेलेंट, कॉकरोच रेपेलेंट, एयर फ्रेशनर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं घर में इस्तेमाल की जाती हैं, पेंट हैं, पॉलिश है, जो कहता है पोल्यूशन, इंडोर पोल्यूशन कॉज करती हैं। या हम जो किचन में वुड या डंग केक का यूज़ किया जाता है, वो भी कहता है एयर पोल्यूशन कॉज करता है। तो क्या करना चाहिए कि जो वुड है, डंग केक है, उनको क्लीनर फ्यूल से, जैसे बायोगैस है, केरोसिन है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ यूज़ करना चाहिए। अब कहता है ये हमें पता है, केरोसिन है चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, इनकी जो रिसोर्सेज है बहुत लिमिटेड है, तो इनका यूज़ भी हमें सस्टेनेबल ढंग से करना है। अब ऐसे हमें थर्मल एफिशिएंसी वाले, जिनमें कहता है एमिशन कम हो, जो एयर के अंदर पोल्यूटेंट कम डाले, ऐसे इक्विपमेंट डिवाइस जो हैं घर में यूज़ करने चाहिए, जैसे कि स्मोकलेस चूल्हा, ठीक है। उससे क्या होता है, एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, जो हमारे ये फ्यूल्स हैं उसकी क्वांटिटी भी कम लगती है, और एमिशन भी जो है वो कम हो जाता है। कहता है गैस पावर्ड गार्डन में क्या है, आजकल गैस से चलने वाले इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे ये पार्टिकुलेट मैटर हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है एयर में चले जाते हैं। तो ये सब कहता है अवॉइड करने चाहिए। बर्निंग ऑफ ट्रैशेस, जो गार्डन में हम बच्चा जो वेस्ट है उसको जला देना, या लीव्स को, अदर मटेरियल, इनको नहीं जलाना चाहिए। आउटडोर पोल्यूशन में अगर आप इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो हम देखते हैं पार्टिकुलेट मैटर है या गैसियस पोल्यूटेंट जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो उनको कहता है स्पेशल डिवाइस यूज़ करने चाहिए, जैसे फ़िल्टर, चिमनी जो है वो उसका साइज़ जो है वो, लेंथ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें फ़िल्टर लगे होने चाहिए, या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगे होने चाहिए, जो कहता है कि आयनिक कंटेंट जो है उनको रोक लेते हैं। ग्रेवल्ड बेड फिल्टर या ड्राई स्क्रबर, ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए, जो कहता है कि जो स्मोक निकल रही है, जो भी वो उसको फिल्टर करके एयर में डालें। फिर कहता है जो हमें चीपर, बहुत सस्ते, इको फ्रेंडली क्लीनर फ्लूइड यूज़ करने चाहिए, जैसे लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस हैं इन पावर प्लांट, फर्टिलाइज़र प्लांट, जिससे पोल्यूशन कम हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कहता है ऐसे व्हीकल होने चाहिए जो सीएनजी गैस को, कंप्रेस नाइट्रोजन गैस को यूज़ करते हों, जिससे जो एमिशन है, एयर पोल्यूटेंट हैं, वो कम रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा कहता है कि एमिशन स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर देने चाहिए गवर्नमेंट को, कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ताकि व्हीकल का जो एमिशन है वो कम हो सके। कहता है जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र कंटेंट है, जो डीजल के अंदर मिलता है, वो भी एक रिड्यूस कर देना चाहिए अप टू 0.05%, क्योंकि माइनर चेंज कैन ब्रिंग अ लार्ज इफेक्ट। एडिशन ऑफ लेड, जो कि हमने बताया था पेट्रोल में डाला जाता है, अगर उसको भी बैन कर दिया जाए तो भी हम लेड पार्टिकल एमिशन को रोक सकते हैं। और कहता है इसके
बहुत सारे प्रिवेंटिव मेज़र हैं कि जैसे पोल्यूटेड अगर सिटी हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, जहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर ऐसे समय पे बाहर ना निकला जाए जब पीक पर होता है पोल्यूशन। ठीक है, तो घर के अंदर स्टे किया जाए। इस तरह के प्रिवेंटिव मेज़र, मास्क लगा के जाएं, इस तरह के प्रिवेंटिव मेज़र हम यूज़ कर सकते हैं। तो कहता है इफ़ एवरीबडी डज द स्मॉल थिंग टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन द इन्वायरमेंट वुड बेनिफिटेड कलेक्टिवली। कि एक पर्सन अगर कुछ कंट्रोल कर सकता है तो सभी मिलकर इन्वायरमेंट को एक बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट जो है वो दिखाई दे सकता है हमारे इन्वायरमेंट में। और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है, नेचुरल कंट्रोल है, वो है ग्रो मोर ट्री। जितने ज़्यादा ट्री होंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, जो हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। अब हमें पता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कम हो गया, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ओजोन लेयर जो है उसकी डिप्लीशन कम हो जाएगी। ये सब हमारी जो गैसेस हैं इनको अगर हम कंट्रोल करें, और सबसे ऊपर हेल्थ जो है वो हम जो है वो हेल्दी रह सकेंगे। हम डिफरेंट जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं इन पोल्यूटेंट की वजह से उससे बचे रहेंगे। और ये है। थैंक यू।